वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आज डेट हो गई है 29 जून 2020 और लगाते हैं इम्पोर्टेंट एक करंट अफेयर्स का टेस्ट यूपीएससी सिविल सेवा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोच के रखिएगा कि आंसर क्या होगा। चलिए आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में समाचारों में रहा ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स O9A के संदर्भ में विचार कीजिए। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स एक नव नाजी समूह है। इसे पैशाचिक अराजकतावादी समूह माना जाता है जिसके दुनिया भर में सदस्य हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है और यह समूह स्वयं को विश्वव्यापी जनजातियों एवं व्यक्तियों के समूह के रूप में वर्णित करता है। ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स देखिए, बिल्कुल एक नव नाजी समूह है ये, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसमें शामिल है, सदस्य है इसका, और इसे पैशाचिक अराजकतावादी समूह माना जाता है जिसके दुनिया भर में सदस्य हैं। चौथा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यह समूह स्वयं को विश्वव्यापी जनजातियों एवं व्यक्तियों के रूप में वर्णित करता है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स, ये देखने में तो लग रहा है, सुनने में लग रहा है ऐसा कोई पुरस्कार होगा किसी देश के द्वारा, लेकिन एक नव नाजी पैशाचिक अराजकतावादी समूह संगठन है ये। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स, ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल्स एक नव नाजी समूह है। इसे वर्ष 1970 में स्थापित किया गया था ब्रिटेन में। यह एक पैशाचिक अराजकतावादी समूह माना जाता है जिसके विश्व भर में सदस्य हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है। यह समूह स्वयं को विश्वव्यापी जनजातियों एवं व्यक्तियों के समूह के रूप में वर्णित करता है जो अपने उद्देश्यों एवं जीवन शैली को साझा करते हैं और पारस्परिक लाभ हेतु साझा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। नव नाजी समूह, ऑर्डर ऑफ द 9 एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई है और इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान की जाएगी। मुफ्त में पोषण किट प्रदान की जाएगी या स्वास्थ्य देखभाल दिया जाएगा या कोई धनराशि दी जाएगी? और क्या त्रिपुरा सरकार की योजना है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना? देखिए, बिल्कुल त्रिपुरा सरकार की योजना करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। और पोषण किट मुहैया कराई जाएगी गर्भवती महिलाओं को। त्रिपुरा सरकार के अंतर्गत त्रिपुरा की गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। सी है इसका आंसर। मैटरनिटी बेनिफिट हो गया एक तरह से। तो देखिए, कुपोषण और मातृ मृत्यु से मुकाबला करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की। इसमें पहला वाला करेक्ट है। यह जो योजना है इसके तहत राज्य सरकार यानी त्रिपुरा की सरकार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट देगी। इसलिए दूसरा भी करेक्ट है। इस योजना के से कम 40,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक किट का मूल्य 500 रुपये प्रति किट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान करने के लिए आयोग की नियुक्ति का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16, 353, 253 या फिर 340? सोचिए। देखिए, अनुच्छेद 316 तो फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है। इसके अंतर्गत अवसर की समानता है। और 340 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 340 के तहत। तो संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत जो है राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए और उनकी दशा में सुधार करने को लेकर संबंधित सिफारिश प्रदान करने के लिए अपने आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग संदर्भित मामलों की जांच करेगा, जो भी आयोग बनेगा, और उनके द्वारा पाए गए तथ्यों तथा अपनी सिफारिशों समेत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीबैट 2030 प्रोजेक्ट है, इसके संदर्भ में विचार करना है। सीबैट 2030 प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत 2020 में की गई है, यानी इसी वर्ष की गई है क्या? और सीबैट 2030 प्रोजेक्ट के अंतर्गत संपूर्ण विश्व के समुद्र तल की मैपिंग का कार्य किया जाना है।
देखिए सीबैट 2030 जो प्रोजेक्ट है वो 2017 में शुरू कर दिया गया था। इस वर्ष तो इसके शुरू होने की कोई ऐसा न्यूज़ पड़ी नहीं आप लोगों ने, ना कोई चर्चा में रही। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। 2017 में स्टार्ट हुआ था सीबैट 2030 प्रोजेक्ट। सीबैट 2030 प्रोजेक्ट के अंतर्गत संपूर्ण विश्व के समुद्र तल की मैपिंग का कार्य किया जाना है। दूसरा वाला करेक्ट है केवल। तो सीबैट 2030 प्रोजेक्ट की घोषणा वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन के दौरान की गई थी, ना कि 2020 में, इसलिए गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। इस परियोजना की वैश्विक पहल जापान के गैर लाभकारी निप्पॉन फाउंडेशन तथा जनरल बैथमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशियंस के माध्यम से की गई थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत संपूर्ण विश्व के समुद्र तल की मैपिंग का कार्य किया जाना है और इस परियोजना के तहत अभी तक लगभग 5वें हिस्से का 1/5 यानी 5वें हिस्से की मैपिंग जो है उसका कार्य पूरा किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा मारिच क्या है मारिच? कोई युद्ध टैंक प्रणाली है, कोई टॉर्पीडो डेकाय प्रणाली है, या फिर सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली, या फिर कोई बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली है? बताइए। एक ये प्रश्न रिलेटेड पूछा थंबनेल पर, जिसमें एक ऑप्शन ये भी रखा गया कि अंटार्कटिका में दबा हुआ एक डायनासोर का जीवाश्म है, तो वो तो है नहीं है। ना ही एक युद्धक टैंक प्रणाली है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है, ये समझ लीजिए, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी नहीं है, सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम भी नहीं है। ये है टॉर्पीडो डेकाय प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो ये है देखिए मारिच। तो मारिच भारतीय नौसेना की एक एंटी सबमरीन स्वदेश निर्मित है, भारत में ही बनाया है इसको, टॉर्पीडो डेकाय प्रणाली है। और इस एंटी टॉर्पीडो डेकाय प्रणाली का जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन और विकास रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया इसको, और इसे सभी युद्धपोतों से दाग कर लक्ष्य पर निशाना लगाया जा सकता है। स्वदेश निर्मित है ये एंटी सबमरीन टॉर्पीडो डेकाय। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार का समग्र रोजगार सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को की गई है, यानी अभी हाल ही में हुआ ये। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते हुए हालात के कारण अपने घर क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को आने वाले 4 महीनों तक रोजगार मुहैया कराना है। देखिए करेक्ट है, पहला करेक्ट है सी। क्या बी करेक्ट है? 20 जनवरी 2020 को, ये भी करेक्ट है। सारे के सारे करेक्ट हैं। तो गलत ढूंढना था, गलत तो कोई है नहीं इसमें, डी लगाएंगे इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है इसमें। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार का समग्र रोजगार सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा 20 जून 2020 को की गई थी अभी हाल ही में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालात के कारण अपने घर क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को 4 महीने का रोजगार मुहैया कराना। और केंद्र सरकार इस अभियान के अंतर्गत कुल 6 राज्यों पर फोकस कर रही है, और 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। यह 125 दिनों का अभियान है, जिससे मिशन मोड के रूप में संचालित किया जा रहा है। तो एक प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट अलग से बन सकता है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसके तहत 4 महीने तक रोजगार उपलब्ध कराया गया, उन क्षेत्रों को, उन प्रवासी कामगारों को जो अपने गृह क्षेत्र लौटे थे, तो उसमें कौन कौन से स्टेट शामिल थे? आने वाले समय में अगर ये प्रश्न बनता है तो उत्तर प्रदेश है एक, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से पराग कणों की प्रजाति में गिरावट के प्रमुख कारण क्या हैं? मानव गतिविधि में बढ़ोतरी, रासायनिक कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का प्रयोग, कृषि विधियों में परिवर्तन और विदेशी फसलों का उगना। इतना जीएस पढ़ा दिया है कि इस तरह के स्टेटमेंट तो आप करेक्ट कर ही लोगे लगाकर। सारे के सारे डी है इसका आंसर, जो पढ़ते हुए लग जाएंगे कि सही है। तो परागकणों की संख्या में गिरावट के कई कारण हैं, उनमें से अधिकांश मानव गतिविधियों में बढ़ोतरी का परिणाम है। और क्या है? भूमि उपयोग परिवर्तन एवं विखंडन, रासायनिक कीटनाशकों और फफूंदनाशकों का प्रयोग,
कृषि विधियों में परिवर्तन, फसलों और फसल चक्र में परिवर्तन जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आ जाना, और मोनोक्रॉपिंग, भारी धातुएं जैसे कि नाइट्रोजन और से उच्च पर्यावरण प्रदूषण पैदा होना, और विदेशी फसलों को उगाना जो क्या करती हैं, आक्रांत, डिस्ट्रॉय कर देती हैं मतलब। क्यों पूछा गया ये प्रश्न? देखिए, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस बात के लिए चेतावनी दी गई है कि विश्व में लगभग 40% अकशेरुक परागकण प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जिनमें से मधुमक्खियां और तितलियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। अब ये क्यों विलुप्त हो रही हैं? इन सभी कारणों के कारण। इसमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ तो है नहीं, क्योंकि उससे बहुत नाम मात्र का होता है। वो दिखाई दिया रॉबर्ट 2 में कि ये सब मोबाइल फ़ोन और उससे निकलने वाले रेडिएशन के कारण होता है, लेकिन मेन कॉज तो ये है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में कौन सा सही है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस पर 26 जून को मनाया जाता है, यानी अभी हाल ही में मनाया गया होगा। यह जो दिवस है अंतर्राष्ट्रीय समाज को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त करने के लिए कार्यवाही करने और इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र के दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम थी, या थीम है, क्या है? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो ये तो सारे के सारे करेक्ट हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में 26 जून को मनाया जाता है, और दूसरा भी करेक्ट है। थीम है इसकी बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो देखिए, विश्व स्तर पर नशीली दवाओं का दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी को रोकने के लिए 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय समाज को नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्त करने के लिए कार्यवाही करने और इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र के दृढ़ संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में मनाया जाता है। थीम 2020 की क्या है इसके लिए? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नशीली दवा की मांग में कमी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल एजेंसी है, और यह मंत्रालय नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के सभी पहलुओं पर निगरानी का कार्य करता है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशे की समस्या का विस्तार से मूल्यांकन करने और नशे के आदी व्यक्ति का उपचार करने एवं उनका पुनर्वास करने और लोगों में नशे के प्रति जागरूकता सृजित करने के साथ साथ देश में नशा मुक्ति केंद्र चलाने के लिए एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसको पढ़िएगा 2-3 बार कम से कम, क्योंकि सारे के सारे करेक्ट हैं। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। नशीली दवा की मांग में कमी लाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नोडल एजेंसी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण चीन सागर में विवाद के कारण हैं? देखिए, मान लीजिए कोई भूमि है, कोई एरिया है, कोई क्षेत्र है, वो विवाद का कारण है। विवाद हो सकता है 2 पार्टियों में, 2 देशों में, 2 राज्यों में। तो विवाद के कारण कौन कौन से हैं? उस जगह में कुछ ऐसा होता होगा, हाँ भाई, कि उसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। इस क्षेत्र में विवाद का मुख्य कारण समुद्र पर विभिन्न क्षेत्रों का दावा और समुद्र का क्षेत्रीय सीमांकन है। और क्या है? चीन जो है दक्षिण चीन सागर के 80% हिस्से को अपना मानता है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहां प्राकृतिक तेल और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। क्या ये बात सच है? यह खनिज है, यहाँ पर कोयला है। देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी परिधि करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस और तेल तथा मूंगे के विस्तृत भंडार मौजूद हैं इसकी परिधि में। उपरोक्त सारे के सारे करेक्ट हैं। देखिए, बिल्कुल ये सारे के सारे विवाद के कारण हैं। चीन कहता है कि 80% हिस्सा मेरा है दक्षिण चीन सागर का, और यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जहाँ पर प्राकृतिक तेल है और गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी परिधि में करीब 11 अरब बैरल प्राकृतिक गैस है और तेल है तथा मूंगे के विस्तृत भंडार हैं। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। इन सभी विवादों के अलावा और क्या है यहाँ पर? देखिए, मछली व्यापार में शामिल देशों के लिए यह जल क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका सामरिक महत्व भी बढ़ जाता है, जिस कारण भी चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहता है। तो ये सभी जो हैं विवाद के कारण हैं दक्षिण चीन सागर में। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से
दक्षिण चीन सागर में भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सही हैं। वो विवाद के कारण थे दक्षिण चीन सागर की, या दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में बताना आपको कौन सा करेक्ट है। देखिए, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसके आसपास इंडोनेशिया का करीमाता, मलक्का, मारफोसा, जलडमरू मध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं। दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। तो देखिए, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मैप में आपने देखा होगा, यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसमें स्पॉटली और पार्सल जैसे द्वीप समूह शामिल हैं। इसके आसपास इंडोनेशिया का करीमाता, मलक्का, मारफोसा तो नहीं बोला मैंने, फारमोसा, जलडमरू मध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं। और दक्षिण चीन सागर का दक्षिणी भाग चीन की मुख्य भूमि को स्पर्श करता है, तो वहीं इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ताइवान दावेदार है। अब देखिए, दक्षिण चीन सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से सीमा बनाता है। पश्चिम में फिलीपींस है, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका बेतुंग द्वीप हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के संदर्भ में कौन सा असत्य है। ये इम्पोर्टेंट है, हम इस पर पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो क्या आप करेक्ट कर पाओगे इसको। इसकी स्थापना 1989 में एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में हुई थी और इसका उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग करना, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटान और अन्य कानूनी, विनियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना। वर्तमान में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल में 37 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। इसकी सिफारिशों को वर्ष 1990 में पहली बार लागू किया गया था। बना कब? 1989 में पहली बार सिफारिश लागू हुई, अगले वर्ष को 1990 में। तो देखिए, इसमें अगर मान लीजिए एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना हो तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो सकते हैं, घुमा फिराए जा सकते हैं। यहाँ पे गलती हो सकती है, और क्या है, गलती यहाँ पर भी हो सकती है कि भारत इसका सदस्य है या नहीं है। गलती यहाँ पर भी हो सकती है कि 1990 में ही ये पहली बार जो है लागू किया गया, या उसी वर्ष 1989 को हो गया था। तो देखिए, इनकरेक्ट इसमें कौन सा है। पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला भी करेक्ट है, और डी भी करेक्ट है। बिल्कुल 1990 में पहली बार लागू किया गया है। तीसरा वाला जो है गलत है, क्योंकि वर्तमान में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल में 37 सदस्य देश हैं। भारत को मिलाकर 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। भारत इसका सदस्य है, गलत है ये वाला स्टेटमेंट। भारत इसका सदस्य बन गया था 2010 को। तो देखिए, कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि वर्तमान में वित्तीय कार्यवाही कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भारत समेत 37 देश हैं, सदस्य देश हैं, और 2 क्षेत्रीय संगठन हैं। भारत इसमें 2010 में शामिल हो गया था। तो 12 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 416 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।